दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। दरअसल लीना रणवीर को निजी तौर पर पैसे उधार दे सकती थीं। आखिरकार करोड़ों उसके लिए कुछ भी नहीं थे। हालांकि रणवीर के मर्दानगी को देखते हुए उन्हें यह विचार छोड़ना पड़ा। अगर आप मुझे गारंटी दे तो क्या इसका आप पर कोई असर होगा? रणवीर ने पूछा। नहीं, लीना ने खाने का एक निवाला खाने के बाद जवाब दिया। ठीक है, रात के खाने के बाद चलते हैं। फिर हम आज फलों की दुकान की लोकेशन देखेंगे और आज ही मामला सुलझा लेंगे। रणवीर ने बेचैनी से कहा। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह 20 लाख रुपए का कर्ज चुका पाएगा या नहीं। उसके पास सिस्टम भी था। इस सिस्टम के साथ जब तक संचालन उचित हो, 20 लाख रुपए की तो बात ही छोड़ी, 20 लाख रुपए भी कोई समस्या नहीं होगी। क्या तुम इतनी जल्दी में हो? क्या तुमने मेरे द्वारा अभी अभी प्राप्त किए गए सारे 2 लाख रुपए जिया पर खर्च कर दिए तो तुम्हें पैसे कमाने की इतनी जल्दी है? लीना ने मजाक करना जारी रखा। नहीं, मैं अपनी माँ के इलाज के लिए गया था। मैंने तुम्हें पिछली बार बताया था कि मेरी माँ लंबे समय से कोमा में है और 2 लाख रुपए मेरी माँ के ऑपरेशन के खर्च के लिए ही काफ़ी थे, इसलिए मैंने अपनी माँ का ऑपरेशन किया। रणवीर ने समझाया। ऑपरेशन कैसा रहा? लीना ने चिंता से पूछा। सौभाग्य से ऑपरेशन सफल रहा। मेरी माँ अब होश में हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। रणवीर ने चेहरे पर मुस्कान के साथ लीना से कहा। बहुत बढ़िया, बधाई। लीना ने सच्चे दिल से बधाई दी। ओह, मैं अपना पहचान पत्र नहीं लाया। मैं पहले घर जाकर उसे ले लूंगा, फिर हम चलेंगे। क्या आज तुम्हारे पास समय है? रणवीर ने अपनी जेब पर हाथ रखा और लीना से कहा। हाँ, आज मेरी छुट्टी है, बहुत समय है। लीना ने हल्के से कहा, लेकिन उसे नहीं पता था कि लीना बाथरूम जाने का बहाना बनाकर अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन करेगी और कई मीटिंग रद्द कर देगी। फिर दोनों ने बिल चुकाया और रेस्टोरेंट से निकल गए। तो कहीं जाकर मेरा इंतज़ार करो, मैं अपना आईडी कार्ड मिलने के बाद तुम्हें ढूंढने आऊँगा। बाहर जाकर रणवीर ने लीना से कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे नीची नज़र से देख रहे हो? लीना ने गुस्से से कहा। तुम्हें नीची नज़र से देख रहे हो? ये बात कैसे हुई? मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? रणवीर अचानक समझ नहीं पाई कि क्या करे। ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारी माँ को अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली है। क्या मुझे उनसे मिलने नहीं जाना चाहिए? लीना ने ठंडे स्वर में कहा। या तुम्हें लगता है कि मुझे जरा भी शिष्टाचार नहीं आता? नहीं, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। रणवीर ने जल्दी से समझाया और फिर मन ही मन शिकायत की कि औरतों को खुश करना वाकई मुश्किल होता है और एक ही बात हमेशा कई रिश्तों को आगे बढ़ा सकती है। ठीक है, समय बर्बाद मत करो, चलो साथ चलते हैं। पहले अपनी इलेक्ट्रिक कार यहीं छोड़ दो और काम खत्म होने के बाद उसे लेने आ जाना। लीना ने हल्के से कहा। इलेक्ट्रिक कार? अब कोई इलेक्ट्रिक कार नहीं है, रणवीर ने उदास होकर कहा। और नहीं, बेच दिया? नहीं, मैंने उस दिन इसे अपने घर के नीचे पार्क किया था और यह चोरी हो गई थी। हाँ, चूंकि यह चोरी हो गई थी तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह चोरी हुई थी या नहीं। एक इलेक्ट्रिक कार किसी बड़े बॉस के लिए अच्छी नहीं होती। लीना हंसे बिना नहीं रह सका और फिर उसने दिलासा दिया। ठीक है, तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? चलो साथ चलते हैं, रणवीर ने कहा। साथ चलो? क्या तुम मेरे साथ एक ही गाड़ी में चलना चाहोगी? लीना ने पूछा। उसने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि उसकी गाड़ी ने पहले कभी किसी और को नहीं, किसी आदमी को तो छोड़ ही दीजिए। हाँ, और क्या तुम चाहती हो कि मैं वहां दौड़कर जाऊं? रणवीर ने लीना को असमंजस में देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दी। ठीक है, लीना फिर रणवीर को पार्किंग में ले गया। जैसे ही वे गाड़ी के पास पहुंचे, एक आदमी जल्दी से ड्राइवर की सीट से उतरा, लीना को पिछला दरवाज़ा खोलने में मदद की और फिर रणवीर को असमंजस में देखा। यह आदमी वही ड्राइवर था जिसने पिछली बार लीना की गाड़ी पर खरोंच लगाई थी। चूंकि वे ज्यादा समय से साथ नहीं थे, इसलिए उस आदमी ने एक नज़र में ही रणवीर को पहचान लिया। नमस्ते भाई, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? रणवीर ने भी उनका अभिवादन किया। बूढ़े लियू, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? गाड़ी में बैठ जाओ। लीना के ये कहने के बाद वह अंदर चली गई और पिछली सीट पर रणवीर के लिए जगह बनाई। बूढ़ा लियू भी उलझन में था। वह कई सालों से लीना के साथ था और यह पहली बार था जब वह दूसरे लोगों, खासकर पुरुषों के साथ कार में सवार हुआ था। हम कहाँ जा रहे हैं मैडम? कार में बैठते ही लाओ लियू ने कार स्टार्ट की और पार्किंग से बाहर निकलते हुए पूछा। रणवीर ने फिर अपना घर का पता बताया। वह कहाँ है? लाओ लियू ने पूछा। मेरा घर, रणवीर ने कहा। मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊं? बूढ़ा लियू और भी उलझन में था। बूढ़े लियू, अपनी कार चलाओ। ऐसे सवाल मत पूछो जो तुम्हें नहीं पूछने चाहिए। जैसे ही रणवीर जवाब देने वाला था, लीना बोल पड़ा।
चलो पहले वहाँ फल की दुकान पर चलते हैं, कुछ फल खरीद लेते हैं, लीना ने आगे कहा। फिर लाओ लियू एक फल की दुकान पर गया। दुकान बहुत बड़ी थी, शायद रणवीर की कॉस्मेटिक्स की दुकान से लगभग 10 गुना बड़ी। वाह, ये तो बहुत बड़ा है। क्या मैं जो स्टोर खोलना चाहता हूँ वह भी इतना बड़ा है? रणवीर ने अंदर आकर पूछा। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। अगर यह इतना बड़ा है तो इसकी कीमत शायद करोड़ों में होगी, लीना ने दुखी होकर कहा। आलोचना के बाद रणवीर अवाक रह गया। फिर दोनों ने कुछ फल तोड़े जो बुजुर्ग के स्वास्थ्य के लिए अच्छे थे और रणवीर के घर जाने के लिए कार में बैठ गए। रणवीर दरवाज़ा खोलने के लिए चाबी निकालने ही वाला था कि लीना ने जल्दी से उसे रोका और कहा, जरा रुको। फिर लीना ने खुद को देखने के लिए एक आईना निकाला और मेकअप ठीक करने के लिए अपनी लिपस्टिक भी निकाली। क्या मतलब है, तुम्हें अपनी छवि की इतनी चिंता है? ये तो ब्लाइंड डेट जैसा है। रणवीर ने मजाक में कहा, नहीं, ये तो एक बहू की बुजुर्ग महिला से मुलाकात होनी चाहिए। तुम इतनी परेशान क्यों हो? लीना ने रणवीर को घूरा, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि उसे भी ऐसा ही लग रहा था। फिर अंदर से दरवाज़ा खुला, जिससे रणवीर डर गया। उसने जो देखा वो श्वेता थी। हे भगवान, मैं तो बहुत डर गया था। श्वेता, तुम क्या कर रही हो? मैं कहीं नहीं जा रहा। हा हा हा, आंटी लियू ने कहा कि उन्होंने तुम्हारी आवाज़ सुनी और मुझे दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम दरवाजे के बाहर हो और मैंने तुम्हें सुना भी नहीं, श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा। ये, लीना ने ठंडे चेहरे से पूछा, ये सोचकर कि रणवीर को न सिर्फ जिया से परेशानी थी बल्कि उसके परिवार में एक और खूबसूरत महिला कैसे थी। ये हमारी नानी है। मेरी माँ को अभी अभी अस्पताल से छुट्टी मिली है, इसलिए मैंने उनके लिए एक नानी रखी है, रणवीर ने समझाया। श्वेता, यह मेरी दोस्त लीना है। रणवीर ने संक्षिप्त परिचय दिया और जल्दी से घर के अंदर चला गया। माँ, मैं वापस आ गया हूँ और मैं एक दोस्त को आपसे मिलने लाया हूँ। नमस्ते आंटी, मेरा नाम लीना है। मैंने सुना है कि आपको आज अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे मिलने आऊं। लीना जल्दी से रणवीर की मां के पास गया और बोला, अच्छा बच्चा, ओह, तुम कितनी सुंदर हो। मेरे यांग ज्ञान के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? रणवीर की मां ने जल्दी से लीना को खींचकर बैठाया और उत्सुकता से पूछा। रणवीर को हमेशा ऐसा लगता था कि जब भी उसकी मां उसके आसपास किसी औरत को देखती हैं तो वह लोगों को एक साथ लाना चाहती हैं। चुनयांग और मैं अच्छे दोस्त हैं और हमारे बीच थोड़ा सहयोगात्मक रिश्ता भी है, लीना ने कहा। अच्छे दोस्त? सिर्फ अच्छे दोस्त? रणवीर की मां ने बहुत निराश होकर कहा। हाँ मां, हम वाकई अच्छे दोस्त हैं, कम से कम अभी के लिए तो। रणवीर ने बातचीत आगे बढ़ाई और आगे कहा। ये सुनकर लीना ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया, मानो उसे रणवीर की बातों से वाकई फायदा हुआ हो। तो फिर तुम्हें और मेहनत करनी होगी छोटे बच्चे। ये लड़की बहुत खूबसूरत है, अगर तुम इससे शादी कर लोगे तो यह 8 जन्मों का आशीर्वाद होगा। रणवीर की मां ने सचमुच वही कह दिया जो उसके दिल में था। लीना और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई। मां, आप किस बारे में बात कर रही हैं? रणवीर को भी थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और वह बोली, तो क्या हुआ, मैं 10 साल से ज्यादा समय से कोमा में हूं और तुम तो बड़े हो गए हो। क्या अब इन बातों पर गौर करने का समय नहीं आ गया है? सच कहूं तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। जब तुम शरारती थे तब मैं कोमा में थी और जब मैं होश में आई तो तुम समझदार हो चुके थे, रणवीर की मां ने मजाक में कहा। सच में उसे दिल ही दिल में बहुत अफसोस हुआ। कोई भी मां अपने बच्चे के विकास से चूकना नहीं चाहती। लीना कुछ देर रणवीर के घर पर रुके और फिर दोनों ने अपने पहचान पत्र लिए और चले गए। चुनयांग, मैंने सोचा है, तुम कपड़ों की दुकान क्यों नहीं खोलते? अगर फलों की दुकान ठीक से नहीं चलेगी तो फल आसानी से खराब हो जाएंगे, जो बहुत परेशानी की बात है। कपड़ों की दुकान भी अब एक अच्छा उद्योग है और इसमें जोखिम भी ज्यादा नहीं है। बाहर जाकर लीना झिझके और रणवीर से पूछा, कपड़ों की दुकान? हाँ, और कपड़ों की दुकान के लिए जरूरी निवेश काफी कम है, लीना ने आगे कहा। क्या ऐसा है? ज्यादा लोगों को रोजगार किस में मिलता है, कपड़ों की दुकान में या फलों की दुकान में? रणवीर ने वह सवाल पूछा जो उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। लगभग बराबर ही होना चाहिए, लीना ने एक पल सोचा और जवाब दिया। तो चलो एक कपड़ों की दुकान खोलते हैं, रणवीर ने कहा। करीब एक हफ्ते बाद रणवीर ने एक कपड़ों की दुकान खोली और नीलिमा को स्टोर मैनेजर बना दिया। असली कॉस्मेटिक्स की दुकान जिया को सौंप दी गई। आखिरकार खुल गई। दूसरी दुकान सफलतापूर्वक खोलने के लिए मेज़बान को बधाई। मेज़बान अब और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है। सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी और रणवीर को याद आया कि उसने अभी तक किसी कर्मचारी की भर्ती नहीं की थी। इसके बाद रणवीर ने ऑनलाइन एक नौकरी का विज्ञापन पोस्ट किया। नए कपड़ों की दुकान में कर्मचारियों की भर्ती हो रही है, इच्छुक लोग कृपया स्टोर मैनेजर नीलिमा से संपर्क करें। फ़ोन नंबर। बेस सैलरी 5,000 रुपये से शुरू होती है, साथ ही कमीशन भी। ज़रूरी शर्तों में आकर्षक लुक और विशेष कौशल शामिल हैं।
विशेष कौशल वाले लोगों को हमारे विवेक पर वेतन वृद्धि मिल सकती है। बहुत बढ़िया इलाज। रणवीर ने स्थानीय वेबसाइट पर भर्ती संबंधी जानकारी पोस्ट की, फिर नीलिमा को फ़ोन करके इसके बारे में बताया और कहा कि पहले उम्मीदवारों की जांच करें और फिर उनके पास आएं। नीलिमा तुरंत मान गए। दिन जल्दी बीत गया और अगली सुबह रणवीर कॉस्मेटिक्स की दुकान पर जल्दी पहुंच गए। क्योंकि उन्होंने कपड़ों की दुकान खोलने के लिए 10 लाख रुपए उधार लिए थे, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द सिस्टम से पैसे वापस पाने का कोई बहाना ढूंढना था, वरना पैसे वापस करना मुश्किल हो जाता। रणवीर ने दरवाज़ा खोला तो उन्हें दुकान में जिया मिली। रणवीर को देखकर जिया साफ तौर पर दंग रह गई। बॉस, आप यहाँ क्यों हैं? आप इतनी जल्दी यहाँ क्यों हैं? अभी तो सिर्फ 7:30 बजे हैं। क्या हमें 9 बजे काम पर नहीं जाना है? रणवीर ने उलझन में जिया को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप वाकई बहुत सक्रिय हैं। आजकल आपके जैसे अच्छे कर्मचारी कम ही मिलते हैं। तुम्हें इनाम मिलना ही चाहिए। सिस्टम, क्या जिया को इतनी मेहनत के लिए इनाम नहीं मिलना चाहिए? ज़रा सोचो, अगर कोई कर्मचारी देर से आता है तो उसकी तनख्वाह काट ली जाएगी, लेकिन अब जब वह जल्दी आ गई है तो क्या उसे इनाम नहीं मिलना चाहिए? दीदी, मेज़बान का अनुरोध वाजिब है। क्या $500 का इनाम ठीक है? दीदी, मेज़बान की कीमत बहुत ज़्यादा है, इसे मंजूरी नहीं मिलेगी। तो 200 ठीक रहेंगे, है ना? डिंग दी, मेज़बान का अनुरोध वाजिब है और इसे मंजूरी मिल गई है। रणवीर ने फिर जिया की ओर देखा और कहा, यूयूए, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम मिलना ही चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें 200 रुपये का एक खास इनाम दूंगा। रणवीर, ऐसा मत करो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। स्टोर मैनेजर होने के नाते अलमारियों को जल्दी साफ करना मेरा फ़र्ज़ है। जिया ने गंभीरता से कहा। वह सचमुच इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह पहले से ही 50,000 रुपये के मासिक वेतन के लायक नहीं समझती थी और अब उसे सिर्फ जल्दी पहुंचने के लिए 200 रुपये का इनाम मिला। जिया कल पूरी रात घर पर नहीं सोई। नीलिमा के जाने के बाद उसे कॉस्मेटिक स्टोर का नया मैनेजर नियुक्त किया गया। उसे रणवीर को कॉस्मेटिक स्टोर को अच्छी तरह चलाने में मदद करनी होगी, वरना उसे रणवीर की दयालुता पर पछतावा होगा। इसलिए उसने सुबह सुबह अलमारियों की सफाई करने और सामान को बेहतर ढंग से वर्गीकृत करने के बारे में सोचा ताकि ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिल सके। जब रणवीर ने जिया का इनकार सुना तो उसने बहुत गंभीरता से कहा, तो अगर तुम देर से आओगी तो क्या तुम्हारा वेतन काट लिया जाएगा? तो अगर तुम जल्दी आओगी तो तुम्हें इनाम मिलना ही चाहिए, वरना मैं एक बॉस होने के नाते बहुत अमानवीय हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जिया एक पल के लिए अवाक रह गई। ये बात तो बिल्कुल सही है। डिंग, मेज़बान को रिबेट सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए बधाई। 400 रुपये का इनाम मेज़बान के बैंक कार्ड में सफलतापूर्वक जमा हो गया है। फिलहाल वर्जन 0.3 में अपग्रेड करने के लिए अभी भी 29 रिबेट बाकी हैं। रणवीर ने अपने बैंक कार्ड में जमा राशि की जानकारी देखी और आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। पैसा कमाना कितना आसान है। लगता है मुझे भविष्य में अपने कर्मचारियों को और ज़्यादा इनाम देना चाहिए, रणवीर ने खुशी से सोचा। रणवीर ने जानकारी देखी और अचानक एक बहुत ही गंभीर सवाल उसके दिमाग में आया, सिस्टम, आपको ये पैसे कहाँ से मिले? अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे तो क्या मेरा पता चल जाएगा? मेज़बान, निश्चिंत रहें, सिस्टम आपके लिए हर पैसा खर्च करने का इंतज़ाम कर देगा। अगर तुम जांच करोगी तो सिर्फ यही पता चलेगा कि तुमने लॉटरी टिकट, शेयर वगैरह खरीदे हैं। ये सुनकर रणवीर को आखिरकार राहत मिली। इस समय जिया, जो एक तरफ खड़ी थी, इतनी भावुक हो गई कि लगभग रो पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इतना अच्छा बॉस मिलेगा। हालांकि वह पहले एक स्टार थी, उसके भी बॉस थे। वे बॉस हमेशा उसकी तनख्वाह काटने के तरीके ढूंढ लेते थे। जिया ने रणवीर को अपने दिल में कई अदृश्य अंक दिए और रणवीर को और ज़्यादा पैसा कमाने में मदद करने की कसम खाई। फिर उसने ऊंचे मनोबल के साथ दुकान की सफाई शुरू कर दी। अलमारियों पर रखी अलग अलग चीज़ों को व्यवस्थित करके उन्हें सावधानी से छांटना शुरू कर दिया। रणवीर ने जिया को घबराहट में व्यस्त देखा और फिर उसे एक विचार आया, सिस्टम, देखो जिया कितनी गंभीरता से काम करती है। इस तरह के व्यवहार को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। डिंग, मेज़बान का अनुरोध वाजिब है, लेकिन मेज़बान का मौजूदा वर्जन हर कर्मचारी को दिन में सिर्फ एक बार इनाम देने का समर्थन करता है। आपने आज ही इस व्यक्ति को इनाम दे दिया है, इसलिए इसे मंजूरी नहीं मिलेगी। ये सुनकर रणवीर की आह निकल गई। ये बहुत अफसोस की बात थी, वरना उसे लगता था कि वह एक दिन में ही वर्जन 0.3 में अपग्रेड कर लेगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। 8 बजे 2 और कर्मचारी इलेक्ट्रिक बाइक पर स्टोर के दरवाजे पर आए। जब उन्होंने रणवीर को स्टोर में बैठे देखा तो वे एक पल के लिए घबरा गए। बॉस पहले ही आ चुके थे और फिर कर्मचारी आ गए। अगर वे घबराए नहीं होते तो यह अजीब होता। दोनों स्टोर में दाखिल हुए और रणवीर के सामने आ गए। वह कहने ही वाला था कि अगली बार वह पहले आएगा, लेकिन इससे पहले कि वे दोनों कुछ कह पाते, रणवीर ने कहा, तुम लोग बहुत मेहनत कर रहे हो। तुम सिर्फ 9 बजे काम करते हो, लेकिन 8 बजे आ गए।
इस तरह के व्यवहार को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। हाँ, पुरस्कृत तो होना ही चाहिए। दोनों दंग रह गए। उन्हें लगा कि उन्हें डांट पड़ेगी। आखिरकार जिया के रूप रंग को देखते हुए वह यहाँ काफ़ी समय से थी, उसे पुरस्कृत कैसे किया जा सकता है। उन्होंने सोचा कि रणवीर बस गुस्से में ऐसा कह रहा है। बस यूं ही खड़े मत रहो, रणवीर ने अभी अभी मुझे पुरस्कृत किया है। जब तक हम कड़ी मेहनत करते रहेंगे रणवीर हमारे साथ कभी अन्याय नहीं करेंगे। तभी जिया आए और उन दोनों से कहा। रणवीर ने फिर व्यवस्था से लड़ाई की, लेकिन व्यवस्था ने उसे केवल 100 रुपये का इनाम दिया। क्योंकि तुम जिया से थोड़ी देर बाद आए हो, इसलिए मैं तुम्हें केवल 100 रुपये का इनाम दे सकता हूँ। अच्छा काम करो, रणवीर ने फिर उन दोनों से कहा और उनमें से प्रत्येक को 100 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। बेशक इसके बाद उसे सिस्टम से 400 रुपये का फीडबैक मिला। इसके अलावा रणवीर को एक चौंकाने वाली खबर मिली। अगली बार जब वह सिस्टम अपग्रेड करेगा तो उसे दोगुनी छूट मिल सकती है। इससे रणवीर को इसका बेसब्री से इंतज़ार था। फिर वह बहुत पैसा कमा सकता है। फिर रणवीर बाहर निकला और नए खुले कपड़ों की दुकान पर गया। कपड़ों की दुकान पर पहुंचने के बाद नीलिमा पहले से ही कमरे में मौजूद था। रणवीर ने नीलिमा को इनाम देना चाहा, लेकिन सिस्टम ने कहा कि वह नीलिमा के आने का समय निर्धारित नहीं कर सकता, इसलिए उसे मना करना पड़ा। क्या कल किसी ने तुम्हें फ़ोन किया था? रणवीर ने पूछा। नहीं, नीलिमा ने जवाब दिया। बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं इतने अच्छे लाभ देता हूं तो कोई क्यों नहीं आता? क्या यह नहीं कहा जाता कि इस साल बाजार बहुत अच्छा नहीं है? क्या बहुत से लोग बेरोजगार हैं? रणवीर ने असमंजस में कहा। बॉस, आप जो कर रहे हैं वह गलत है। इसका मतलब यह नहीं है कि वेतन जितना ज़्यादा होगा लोगों को भर्ती करना उतना ही आसान होगा, नीलिमा ने आगे कहा। रणवीर ने फिर असमंजस में नीलिमा को देखा और उसे आगे बोलने का इशारा किया। क्योंकि आप जो वेतन दे रहे हैं वह बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोगों के लिए इस पर यकीन करना मुश्किल है। सीधे शब्दों में कहें तो लोग सोच सकते हैं कि आप किसी पिरामिड स्कीम का हिस्सा हैं, नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर को लगा कि यह बात सही है और फिर उन्होंने कहा, तो आप नौकरी का विज्ञापन पोस्ट कर सकते हैं और उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं। मैं अंतिम साक्षात्कार लूंगा, यह मामला आप पर छोड़ता हूं। नीलिमा ने फिर एक गंभीर वादा किया। अगली सुबह 6 बजे रणवीर दुकान पर जल्दी आ गया और सभी को जल्दी आने के लिए इनाम दिया, जैसा कि उसने कल किया था। हालांकि आज 3 लोग जल्दी आ गए। बाद में रणवीर को एहसास हुआ कि वे 3 लोग रात की पाली में थे और जल्दी नहीं आ सकते थे। रणवीर ने अब 6 छूटें जमा कर ली हैं। रणवीर ने कुछ और नहीं कहा और टर्नओवर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये दुकान मुनाफा कमाएगी, लेकिन कर्मचारियों को ऐसा नहीं लगा। उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और लगा कि रणवीर उन्हें उकसाने के लिए पैसे का इस्तेमाल कर रहा है। कल का कारोबार सिर्फ कुछ 100 रुपये का था, जो इस दुकान का किराया चुकाने के लिए भी काफ़ी नहीं था। दूसरे शब्दों में, रणवीर के लिए कल का वह छोटा सा कारोबार सुबह की उसकी कमाई का आधा भी नहीं था। रणवीर को भारी नुकसान हुआ। रणवीर के जाने के बाद जिया ने बाकी 2 लोगों को इकट्ठा किया और एक छोटी सी बैठक की। बैठक का मुख्य विषय था कि कॉस्मेटिक्स की दुकान की बिक्री कैसे बढ़ाई जाए। फिर वे पूरी लगन से काम करने लगे। आधे दिन की अथक मेहनत के बाद कई लोगों ने लेन देन की दर लगभग 90% तक बढ़ा दी। सिर्फ सुबह का कारोबार 900 रुपये तक पहुंच गया था। काम के प्रति उनके उत्साह ने आसपास की कई दुकानों के दुकानदारों को हैरान कर दिया। पहले जब उनके पास करने को कुछ नहीं होता था तो वे हमेशा बातें करने या कुछ और करने के लिए इकट्ठा होते थे, लेकिन आज जब वे बातें करने आए तो जिया ने उन्हें भगा दिया। बाकी 2 लोगों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। इससे बगल वाली दुकान के क्लर्क को अजीब सा लगा। अगले दिन रणवीर हमेशा की तरह जल्दी दुकान पर आया और वही दोहराया जो उसने कल किया था। उसने 9 रिबेट जमा कर लिए थे। अगर वह 21 और रिबेट कर पाता तो सिस्टम अपग्रेड कर सकता था। करीब 7 बजे जिया मोटरसाइकिल पर दुकान पर आया। रणवीर, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? कोई बात नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। रणवीर ने एक नज़र डाली और समझाया। जिया अब पूरी तरह से घबरा गई थी। बॉस को अब नींद भी नहीं आ रही थी, उसे दुकान के टर्नओवर की चिंता होगी। रणवीर जिया को एक और इनाम देने ही वाला था, लेकिन जिया पहले ही बोल पड़ी। रणवीर, कल हमारा टर्नओवर 1500 रुपये तक पहुँच गया है। कोई बात नहीं, कम से कम हमें नुकसान तो नहीं हो रहा है। कितना? रणवीर ने जिया को हैरानी से देखा। हालांकि उसने कहा कि उसे इस बात की परवाह नहीं कि कॉस्मेटिक्स की दुकान एक महीने में कितना कमाती है। जिया ने आगे कहा, 5000। हालांकि यह ज़्यादा नहीं है, लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा टर्नओवर इतना बढ़ गया है। ये वाकई बहुत बढ़िया है। तुम्हें इनाम मिलना ही चाहिए। रणवीर इतना उत्साहित था मानो खुद को इनाम दे रहा हो। जिया उलझन में थी। कोई और इनाम क्यों? उन्हें हमेशा लगता था कि कम बिक्री की वजह से उन्हें प्रेरणा मिल रही है।
अब जब बिक्री बढ़ गई है तो उन्हें प्रेरणा क्यों मिल रही है? रणवीर ने तुरंत सिस्टम से कहा, देखो, पिछले कुछ दिनों की तुलना में आज की बिक्री दोगुनी हो गई है। इससे पता चलता है कि क्लर्क काफ़ी मेहनत कर रहा है। इसे इनाम मिलना ही चाहिए। डिंग दी, मेज़बान का अनुरोध वाजिब है, मंजूर है। रणवीर ने फिर सिस्टम से कहा, 300 रुपये ज़्यादा नहीं है ना? डिंग, मेज़बान का अनुरोध वाजिब है, मंजूर। रणवीर ने जिया की तरफ देखा और कहा, तुम कमाल हो। तुमने बिक्री बहुत बढ़ा दी है। मुझे तुम्हें इनाम देना ही होगा। तुम में से हर एक को 300 रुपये इनाम में मिलेंगे। मना मत करना, वरना तुम मुझे कोई इज्जत नहीं दोगे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जिया फिर से अवाक रह गई। रणवीर बहुत उदार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने कर्मचारियों को इनाम देते रहते हैं। ऐसे बॉस से मिलना वाकई जिंदगी में एक बार मिलने वाला मौका होता है। इसके बाद रणवीर ने तीनों लोगों को 300 रुपये का एक और इनाम दिया। तुरंत ही उन्हें 900 रुपये और मिल गए। सबसे खास बात यह कि उन्हें 3 रिबेट भी मिले, जिससे वह अगले अपग्रेड के और करीब पहुंच गए। रणवीर को बस यही सोचकर खुशी हुई। पैसे बांटने के बाद रणवीर ने अपनी पीठ थपथपाए और कपड़ों की दुकान पर जाकर एक बार और देखने की सोचकर चला गया। उसने उन्हें यह आभास दिया कि उसे इस दुकान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसी दौरान कपड़ों की दुकान में नौकरी के लिए आवेदन करने कोई आया। वह लगभग 25-26 साल की एक लड़की थी, जिसका चेहरा प्यारा और फिगर अच्छा था। नीलिमा ने उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या तुम अपना रिज्यूमे लाए हो? नमस्ते, मैं अपना रिज्यूमे लाया हूँ। फिर उस आदमी ने एक फाइल निकाली और नीलिमा को दे दी। रेज्यूमे पढ़ने के बाद नीलिमा ने सिर उठाया और पूछा, क्या आप पहले कार मॉडल थे? हाँ, मैं पहले कार मॉडल हुआ करती थी, लेकिन अब मैं रिटायर हो गई हूँ। शीला ने सिर हिलाकर जवाब दिया। नीलिमा ने सिर हिलाया, फिर एक कपड़ा निकाला और कहा, अब मुझे अपना ग्राहक समझो। मुझे ये कपड़ा बेचो और मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। करीब 10 मिनट बाद नीलिमा ने संतुष्टि से सिर हिलाया, अच्छा, बुरा नहीं है। यहाँ हमारा वेतन 3000 रुपये प्रति माह है और परिवीक्षा अवधि 3 महीने की है। परिवीक्षा अवधि के बाद वेतन में उचित वृद्धि होगी। आप क्या सोचते हैं? जब शीला ने यह सुना तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर सिर हिला दिया। शीला रणवीर का भर्ती विज्ञापन देखकर यहाँ आई थी, जिसमें 8000 रुपये का मूल वेतन बताया गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आने के बाद वेतन सिर्फ 3000 रुपये होगा। हालांकि वह काफ़ी संतुष्ट थी, क्योंकि जब उसने पहले दूसरी कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन किया था तो वेतन आमतौर पर 2000 से 3000 रुपये होता था। इसके अलावा मौजूदा आर्थिक संकट के कारण कई कंपनियां वेतन में कटौती कर रही हैं, इसलिए 3000 रुपये का वेतन वास्तव में कम नहीं है। नीलिमा ने शीला की ओर देखा और कहा, लेकिन इस तरह की बातों में मेरी बातें मायने नहीं रखती। तुम यहाँ काम कर पाओगी या नहीं, ये बॉस पर निर्भर करता है। मैं अभी उसे फ़ोन करती हूँ। अगर उसके पास समय हो तो उसे बुलाकर तुम्हारा इंटरव्यू ले लेना। नीलिमा ने फिर रणवीर को फ़ोन किया और उसे खबर मिली कि रणवीर आ रहा है। जल्द ही रणवीर कपड़ों की दुकान पर पहुंच गया। रणवीर ने शीला की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अभी अभी आपका रिज्यूमे पढ़ा है, यह अच्छा है। क्या आपके मूल वेतन के लिए कोई शर्तें हैं? मैंने अभी अभी सिस्टर झांग से इस बारे में बात की है। परिवीक्षा अवधि 3 महीने की है और मूल वेतन 3000 रुपये है। शीला ने तुरंत जवाब दिया। रणवीर हंसते हुए बोला, स्टोर मैनेजर शायद मुझे अच्छी तरह से नहीं जानता। यहाँ मेरा परिवीक्षा काल इतना लंबा नहीं है, 1 हफ्ता ही काफ़ी है, और परिवीक्षा काल के दौरान वेतन भी दूसरे कर्मचारियों जितना ही है। ये कितना है? शीला ने हैरानी से पूछा। खैर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कोई विशेष कौशल है या नहीं। बस मुझे बताइए कि आपके विशेष कौशल क्या हैं, इससे आपका मूल वेतन बढ़ सकता है। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले एक कार मॉडल था, इसलिए मुझे कारों के बारे में बहुत कुछ पता है। मैं कई भाषाओं में भी पारंगत हूँ और एक अनुवादक भी था। शीला ने एक पल झिझकते हुए कहा, मैं पियानो भी बजा सकती हूँ। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसे भी गिना जाएगा। शीला ने एक पल सोचा और आगे कहा, बिल्कुल, मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आपके रूप और फिगर को देखते हुए आप निश्चित रूप से सल्स में सर्वश्रेष्ठ होंगी। ये भी एक बेहतरीन हुनर है। शीला थोड़ी उलझन में थी। वह पहले कभी ऐसे बॉस से नहीं मिली थी। उसने पहले तो उसे अतिरिक्त पॉइंट देने की पहल की और फिर उसके मूल वेतन में भारी बढ़ोतरी कर दी। नीलिमा, जो एक तरफ खड़ा था, भी उलझन में लग रहा था। उसने शीला के साथ वेतन पर पहले ही बातचीत कर ली थी और शीला मान भी गई थी, जिससे रणवीर का काफ़ी पैसा बच गया। तो फिर रणवीर अब उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा था और उसे वेतन वृद्धि क्यों देना चाहता था? इससे वह सचमुच थोड़ी उलझन में पड़ गई। रणवीर ने कुछ देर सोचा और आगे कहा, सोचो तुम्हारे पास और कौन कौन से विशेष कौशल हैं। जब तक तुम्हारे पास विशेष कौशल हैं, तुम्हें वेतन वृद्धि मिल सकती है। बस अब और नहीं।
शीला ने कुछ देर सोचा और फिर कहा। रणवीर ने फिर मन ही मन सिस्टम से बात की। सिस्टम, देखो, ये व्यक्ति कई भाषाओं में पारंगत है और अनुवादक के रूप में भी काम कर चुका है। इस तरह का व्यक्ति कम से कम 100,000 या 80,000 रुपये प्रति माह कमाता होगा, है ना? दीदी, मेज़बान द्वारा मांगी गई कीमत बहुत ज़्यादा है, कृपया कीमत फिर से तय करें। और मेज़बान द्वारा प्रस्तुत विशेषताएं बिक्री पेशे से बहुत दूर की हैं। रणवीर के पास आगे कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसे फिर से देखो, वह बहुत खूबसूरत है और उसका फिगर भी अच्छा है। वह निश्चित रूप से बड़ी संख्या में पुरुषों को खरीदारी के लिए आकर्षित कर सकती है। इसके अलावा वह एक कार मॉडल हुआ करती थी, इसलिए उसके अच्छे संपर्क जरूर होंगे। इसके अलावा वह कई भाषाओं में पारंगत है। अगर हम भविष्य में विदेश जाना चाहें तो क्या ये बहुत उपयोगी नहीं होगा? इसके अलावा वह एक अनुवादक के रूप में काम करती थी, इसलिए वह कई विदेशी देशों में गई होगी और विदेशी देशों से ज़्यादा परिचित होगी। अगर विदेशी कपड़े खरीदने आते हैं, ऐसी नौकरी के लिए 50,000 रुपये का मूल वेतन क्यों ज़रूरी है? दीदी, मेज़बान की कीमत बहुत ज़्यादा है, कृपया कीमत बदल दीजिए। रणवीर ने अपना माथा हाथ से पकड़ा और कहा, तो 30,000 ठीक रहेंगे, है ना? डिंग दी, मेज़बान का अनुरोध उचित है और उसे मंजूरी मिल गई है। रणवीर बहुत उत्साहित था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे इस महीने 30,000 रुपये वेतन मिलेगा। इसका मतलब था कि उसे 60,000 रुपये की छूट वापस मिल सकती थी, जो एक बहुत बड़ा मुनाफा था। रणवीर ने फिर शीला की ओर देखा, जो उसके सामने खड़ी थी और घबराहट में अपने कपड़ों का कोना मोड़ रही थी। अभी के लिए मैं तुम्हें केवल 30,000 रुपये प्रति माह का मूल वेतन दे सकती हूँ, लेकिन अगर भविष्य में तुम्हारा प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा तो तुम्हारा वेतन और भी बढ़ सकता है। बगल में खड़ा नीलिमा चौंक गया। ये 30,000 रुपये का वेतन था। आपको ये जानना होगा कि जिया का मासिक वेतन केवल 50,000 रुपये था। हालांकि जिया ने भी पहली बार आने पर 30,000 रुपये कमाए थे। जिया एक स्टार है। लागत बराबर करने के लिए प्रतिदिन कितना टर्नओवर चाहिए? तुम्हें पता है, पिछली कीमत 3,000 थी, वह एक पल में 10 गुना कैसे बढ़ गई? रणवीर ने फिर कॉन्ट्रैक्ट निकाला, उस पर अपने हस्ताक्षर किए और फिर उसे शीला की ओर बढ़ा दिया। जल्दी करो और कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दो, मुझे अभी भी कुछ काम करने हैं। बॉस, नीलिमा ने चुपके से रणवीर को छुआ और धीमी आवाज में कहा। रणवीर ने नाखुशी से कहा, शीला इस वेतन की हकदार है। वह कई भाषाएं बोल सकती है और बहुत सुंदर भी है। भविष्य में हमारा स्टोर पूरी दुनिया के लिए खुला होगा। इसकी चिंता मत करो, बस एक अच्छी स्टोर मैनेजर बनो और कड़ी मेहनत करो ताकि मैं तुम्हें वेतन वृद्धि दे सकूं। ये सुनकर नीलिमा कुछ नहीं बोली। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसे लगा कि बॉस को शीला की भाषाई क्षमता पसंद आ गई होगी ताकि वह भविष्य में विदेशियों के साथ व्यापार कर सके। आखिरकार जियांगचेंग में बहुत से विदेशी हैं और यह एक बहुत बड़ा बाजार भी है। बॉस वाकई दूरदर्शी है। शीला ने हतप्रभ होकर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए, मानो वह कोई सपना देख रही हो। हालांकि जब वह कार मॉडल थी तब भी वह हजारों रुपये महीना कमाती थी, लेकिन वह उसकी जवानी का काम था। अब जब वह बूढ़ी हो गई है तो कोई भी उसे काम पर नहीं रखना चाहता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं सिर्फ सेल्सपर्सन की नौकरी पाकर 30,000 रुपये कमा पाऊंगी। रणवीर ने फिर एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, एक शीला के लिए छोड़ा और कपड़ों की दुकान छोड़ दी। शीला पूरी तरह से उलझन में थी। क्या उसे इस समय नए कर्मचारियों को दुकान के नियम नहीं समझाना चाहिए था? बॉस अचानक क्यों चले गए? नीलिमा ने शीला की तरफ देखा, हंसते हुए कहा, ये बॉस का स्टाइल है, तुम्हें बस इसकी आदत डालनी होगी और मुझे विश्वास है कि तुम्हें उनका स्टाइल पसंद आएगा। ये बहुत उदार है। मैं ऐसे बॉस से कभी नहीं मिली। नहीं, मैंने उसके बारे में कभी नहीं सुना। शीला के दिल में एक अजीब सी भावना थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या थी। अगर हमें रणवीर के बारे में कुछ कहना हो तो यही कहूँगा कि आप किसी किताब का उसके कवर से आकलन नहीं कर सकते। रणवीर दिखने में बहुत जवान है, थोड़े देहाती भी, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो वह अप्रत्याशित रूप से उदार और उदार हैं। एक कपड़ा विक्रेता 30,000 रुपये प्रति माह कमाता है और ये तो बस मूल वेतन है। अगर मैं उन्हें ये बताऊं तो कोई यकीन नहीं करेगा। शीला अब भी खुश महसूस कर रही है। आखिरकार उस समय उसकी उम्मीद सिर्फ 8,000 रुपये की थी, और ये तो और भी कि उसे पहले ही कई कंपनियों में नौकरी मिल चुकी थी और सबसे अच्छी तनख्वाह सिर्फ 3,000 रुपये के आसपास थी। यहाँ तक कि अगर कभी कभी कुछ लोग 4,000 रुपये तक पहुँच भी जाते थे तो भी कई ऐसी आवश्यकताएं थीं जिन्हें वह पूरा नहीं कर सकती थी। जब उसने रणवीर द्वारा दिए गए 30,000 रुपये के मूल वेतन के बारे में सोचा तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि सब कुछ सच था और उसने रणवीर का कर्ज चुकाने के लिए कुछ हासिल करने का मन बना लिया। जल्द ही ये खबर कि रणवीर ने शीला को 30,000 रुपये के ऊंचे वेतन पर नौकरी पर रखा है पूरे इलाके में फैल गई। आसपास के कपड़ों की दुकानों के मालिक पूछ रहे थे, ये रणवीर कौन है? वह दूसरी पीढ़ी का अमीर आदमी लग रहा था, लेकिन जब उन्हें रणवीर की पृष्ठभूमि के बारे में पता चला तो वे सभी हैरान और उलझन में पड़ गए।
उन्हें ये भी पता चला कि रणवीर को विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया था और इस दुकान को खोलने के लिए उसे कर्ज लेना पड़ा था। सभी को लगा कि रणवीर मूर्ख है। जाहिर है कि उसने कभी समाज की कठोरता का अनुभव नहीं किया। एक विक्रेता को 30,000 रुपये की कीमत देना, ये तो किसी पागल आदमी जैसा व्यवहार है। इस सेल्समैन ने पहले जो भी किया हो, अब इंटरनेट का ज़माना है, बहुत से लोग ऑनलाइन खरीदारी करते हैं और दुकानों का कारोबार पहले से ही मुश्किल है। मूल रूप से वे गुजारा नहीं कर पा रहे हैं और अब वह इस तरह से पैसे बर्बाद कर रहा है। हालांकि इस मामले का उन मालिकों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज दूसरे स्टोर्स के कर्मचारी एक एक करके वेतन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिसका उनसे कुछ लेना देना है। इसलिए उन्होंने रणवीर से अपना वेतन कम करने का अनुरोध करने का फैसला किया, अन्यथा इसका समग्र वातावरण पर असर पड़ेगा। इस गली में मूल वेतन 2,500 रुपये और कमीशन था और भोजन और आवास की सुविधा नहीं थी और 5 सामाजिक बीमा और एक आवास निधि भी नहीं थी। हालांकि यह बहुत बुरा था, किसी ने इसका खंडन नहीं किया। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बस इसकी शिकायत की। लेकिन अब जब रणवीर के साथ ऐसी घटना हुई तो दूसरे सेल्समैन ने स्वाभाविक रूप से ऐसा करने से इनकार कर दिया। हम सभी सेल्स के क्षेत्र में हैं, दूसरों को हज़ारों रुपए का वेतन क्यों मिलता है जबकि हमें इतना कम? हम इसकी शिकायत बॉस से ज़रूर करेंगे। अगले दिन रणवीर दुकान पर जल्दी नहीं गया, क्योंकि उसे अचानक पता चला कि शीला उसे हर महीने 30,000 रुपये की छूट दिला सकता है। वह अब उन छोटी छोटी तरकीबों से संतुष्ट नहीं था और हमेशा ज़्यादा पैसे वापस पाने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने के बारे में सोचता रहता था। रणवीर लगभग 11 बजे अपनी कपड़ों की दुकान पर पहुंचा। दुकान में ज़्यादा लोग नहीं थे, बस कुछ बदकिस्मत आदमी शीला को घेरे हुए थे। ये साफ था कि वह शीला की ओर आकर्षित था। जब शीला ने रणवीर को अंदर आते देखा तो उसने जल्दी से उसका आदरपूर्वक अभिवादन किया। नमस्ते बॉस, आपका स्वागत है, बस आगे बढ़ें। रणवीर ने हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बाद में रणवीर ने नीलिमा को अपने ऑफिस बुलाया और कहा, अब हम एक स्टोर क्लर्क की भर्ती करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की भर्ती करेंगे जो वित्त की समझ रखता हो और पैसों का हिसाब किताब करने में मेरी मदद कर सके। एक पेशेवर, और बेहतर होगा कि उसके पास अकाउंटिंग सर्टिफिकेट हो। जितना बड़ा ओहदा उतना अच्छा। कृपया उस पर ज़्यादा ध्यान दें। बेस सैलरी 8,000 से शुरू होती है। बॉस, दरअसल मौजूदा बाजार की स्थिति के हिसाब से 4,000 रुपये का बेसिक वेतन पहले से ही बहुत ज़्यादा है। उस पैसे को बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीलिमा एक पल के लिए झिझका और आखिरकार बोला। रणवीर ने कुछ देर सोचा और गंभीरता से कहा, पैसा मेरे लिए कोई समस्या नहीं है, मुख्य बात यह है कि यह अच्छा हो। दरअसल रणवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह नीलिमा को ये कैसे समझाए। वैसे भी कर्मचारियों के प्रति उसका रवैया यही था कि वे जितने महंगे होंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि वे जितने महंगे होंगे वह उतना ही ज़्यादा कमाएगा। नीलिमा को अभी भी समझ नहीं आया। वह समझ नहीं पा रही थी कि रणवीर को पैसों से इतनी चिढ़ क्यों है। इसी समय कुछ आदमी अचानक दरवाजे पर आ गए। वे कई दूसरी कपड़ों की दुकानों के मालिक थे। उन्होंने शीला से पूछा, तुम्हारा बॉस कहाँ है? ये बॉस आज सुबह कई बार आए थे, लेकिन रणवीर हर बार नहीं आया, इसलिए वे चले गए और बाद में फिर आएंगे। शीला ने कहा, हमारा बॉस ऑफिस में है। फिर बॉस उस जगह की ओर चल पड़े जहां शीला ने इशारा किया था। उनके पहुंचते ही दरवाज़ा खुल गया और रणवीर और नीलिमा बाहर निकल आए। एक प्रमुख बॉस ने हाथ बढ़ाकर कहा, नमस्ते बॉस रणवीर, हम बगल वाली दुकान के बॉस हैं। नमस्ते, आप मुझे ढूंढ रहे हैं? रणवीर ने हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिलाया और फिर पूछा। दरअसल रणवीर भी उन्हें जानता था। रणवीर को यहाँ दुकान खरीदे और उसका नवीनीकरण किए 10 दिन से ज़्यादा हो गए थे। वे आते जाते रहते थे, लेकिन पहले उनका कोई संपर्क नहीं था। चलो बाहर चलकर बात करते हैं, प्रमुख बॉस ने रणवीर से कहा। थोड़ी देर बाद रणवीर और बाकी लोग बाहर एक कोने में एक साथ आ गए। बॉस रणवीर, हमने सुना है कि आपको विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया है और आपकी शिक्षा केवल हाई स्कूल डिप्लोमा है। बड़े पेट वाले बॉस ने कहा। रणवीर ने फिर बिना किसी हीनता के सिर हिलाया। लगता है बॉस के रूप में यह आपका पहला अनुभव है ना? दूसरे बॉस ने पूछा। रणवीर ने फिर सिर हिलाया, समझ नहीं आ रहा था कि क्यों। ये सही है, बॉस होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। मैंने सुना है कि आपने अपने कर्मचारियों को 30,000 रुपये का ऊंचा वेतन दिया था और लोगों की भर्ती करते समय न्यूनतम 8,000 रुपये का मूल वेतन देने का वादा किया था। बड़े पेट वाले बॉस ने फिर पूछा। रणवीर भी समझ गए कि बाकी लोग क्या करने वाले थे। हाँ बॉस रणवीर, आप ऐसा नहीं कर सकते। तनख्वाह ज़्यादा भी हो तो इतनी ज़्यादा तो नहीं हो सकती है ना? कर्मचारी ऐसे ही होते हैं, वे हमेशा बॉस से वेतन वृद्धि पाने के तरीके ढूंढते रहते हैं, लेकिन आप हमेशा टालने का बहाना ढूंढ ही लेते हैं। बड़े पेट वाले बॉस ने गंभीरता से कहा। बहुत अनुभवी लग रहे थे। रणवीर ने अपना सिर खुजलाया और अजीब तरह से मुस्कुराया। दरअसल मैंने ही उन्हें प्रमोट करने की पहल की थी।
बड़े पेट वाले बॉस ने रणवीर को हैरानी से देखा और कहा, तुम गलत हो। आजकल के समाज में भौतिक दुकानें ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हैं। तुम इतना ज़्यादा वेतन देते हो तो तुम अपनी लागत तो वसूल ही नहीं कर पाओगे। अगर तुम सब कुछ गंवा दोगे तो तुम ही हक्के बक्के रह जाओगे। दूसरे बॉस ने भी सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ बॉस रणवीर, तुम जवान हो और हम तुम्हें अच्छी बातें बता रहे हैं। जल्दी करो और अपनी तनख्वाह कम करो। हम सब की तरह 2500 रुपये महीने काफ़ी होंगे, वरना तुम्हारी दुकान ज़्यादा दिन नहीं खुलेगी। ये सुनकर रणवीर की भौहें तन गईं, वह थोड़ा दुखी हुआ। उसे सबसे ज़्यादा नफरत इस बात से थी कि दूसरे लोग उसके मामलों में उंगली उठाते थे। यह मेरा अपना मामला है, इसका तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जब कई मालिकों ने ये सुना तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उनका लहजा बदल गया। इसका हमसे कोई लेना देना कैसे नहीं हो सकता? आप इतना ज़्यादा वेतन देते हैं, अब पूरी व्यापारिक गली को पता चल गया है। हमारे सेल्समैन का काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। हम तो एक मुश्त 2500 रुपये देते थे। ये तुम्हारा काम है। अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो तुम वेतन वृद्धि भी मांग सकते हो। मुझे ऐसा कोई कानून या नियम याद नहीं आता जो ये कहता हो कि बॉस कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ा सकते, नहीं यह कि सेल्समैन को सिर्फ 2500 रुपये ही दिए जा सकते हैं। रणवीर ने कई बॉस को घूरा, फिर यह कहकर चला गया, अगर आप चाहते हैं कि उसका वेतन कम हो जाए तो क्या यह उसकी आय का स्रोत बंद करना नहीं होगा? किसी की आय का स्रोत बंद करना उसके माता पिता की हत्या करने जैसा है। रणवीर को इसकी परवाह नहीं है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कपड़ों की दुकान पैसा कमाती है या गंवाती है। जब तक उसे सिस्टम से छूट मिलती रहे, बस इतना ही काफ़ी है। वे बॉस रणवीर को जाते हुए सिर्फ नफरत से देख सकते थे। वे लगभग पागल हो रहे थे। उन्होंने शुरू में सोचा था कि रणवीर बस नासमझी कर रहा है और मजाक कर रहा है और वे उसे एक अच्छी याद दिलाने आए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अब उन्हें डांट पड़ेगी और लड़के की बातें बहुत चिढ़ाने वाली थीं। बेशक अगर रणवीर ने किसी और गली में दुकान खोली होती तो वे इस मामले की परवाह नहीं करते, लेकिन अब उसने इस गली में दुकान खोली है और उसकी ऊंची तनख्वाह ने इन मालिकों के लिए काम करना मुश्किल कर दिया है। कर्मचारियों के बीच संवाद होता है। आखिरकार दुकानें एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं हैं। संवाद से तुलना होगी और तुलना स्वाभाविक रूप से एक मनोवैज्ञानिक दूरी पैदा करेगी। लंबे कद के मालिक ने एक पल सोचा और कहा, चिंता मत करो सब लोग। मुझे लगता है कि इस बदमाश के पास बहुत पैसा हो सकता है। कुछ ही महीनों में वह अपनी सारी बचत गंवा देगा। जब उसकी दुकान दिवालिया हो जाएगी तो हमारे कर्मचारियों को कोई आपत्ति नहीं होगी। उसकी बात सुनकर दूसरे मालिक भी उसकी बात से सहमत हो गए, ये सोचकर कि जब उसकी दुकान दिवालिया हो जाएगी तो वे इस आदमी का मजाक उड़ाएंगे। हाँ, उसने वाकई अपने कर्मचारियों को इतना ऊंचा वेतन देने की हिम्मत की। कंपनी के दिवालिया होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमें बस इंतज़ार करना होगा और देखना होगा। अब वे बस मन ही मन रणवीर को कोस सकते थे कि वह जल्द ही दिवालिया हो जाए। दुकान जाने के अलावा रणवीर अपना बाकी समय घर पर अपनी माँ के साथ बिताता है। अब एक गंभीर समस्या है, उसकी माँ उससे कई बार उसके पिता के बारे में सवाल पूछ चुकी है। वह हमेशा कहता था कि उसके पिता काम में व्यस्त हैं और उनके पास फ़ोन उठाने का समय नहीं है। रणवीर के पास आज कोई काम नहीं था, इसलिए उसने अपनी माँ से बात करने का फैसला किया, वरना वह इसे ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकता था। देर सबेर यह एक समस्या बन ही जाती और उसकी माँ की हालत भी हाल ही में अच्छी लग रही थी। माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, रणवीर ने कहा। क्या बात है? रणवीर की माँ ने मुड़कर रणवीर की ओर देखा। मेरे पिताजी वाली बात, रणवीर ने हिचकिचाते हुए कहा। ठीक है, बात बंद करो, मैं समझ गया। रणवीर को हैरानी इस बात की हुई कि उसके कुछ कहने से पहले ही रणवीर की माँ ने अपना सिर नीचे कर लिया और अपने आंसू पोंछ लिए। मेरे पिता दरअसल एक कार दुर्घटना में गुजर गए थे, रणवीर ने जोर से कहा, हालांकि उसे डर था कि उसकी माँ उसे गलत समझेगी। हाँ, मुझे सब पता है। माँ, तुम्हें कब पता चला? रणवीर ने अपनी माँ को गले लगाया जो अपने आंसू पोंछ रही थी और चुपके से अपने आंसू भी पोंछे। जब मैं उठा था तभी से मुझे पता था कि तुम्हारे पिता ऐसा नहीं करेंगे। चाहे वे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, वे मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, रणवीर की माँ ने सिसकते हुए कहा। फिर माँ और बेटे ने एक दूसरे को गले लगाया और फूट फूट कर रोए। अगले दिन रणवीर फिर से कपड़ों की दुकान पर आया। उसके आने का मुख्य कारण ये था कि उसे कुछ बार सामान की जांच करने के लिए आना था, कहीं ऐसा न हो कि क्लर्क कुछ हल न कर पाए। लेकिन तभी नीलिमा ने उसे कल का कारोबार बताया। रणवीर को उम्मीद नहीं थी कि कल का कारोबार असल में 1600 रुपये तक पहुंच गया था। इस तरह किराया काटने के बाद वह हर महीने लगभग 20,000 रुपये कमा सकता है, जिसकी रणवीर ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये फिर भी ठीक है, हालांकि सिस्टम की छूट की तुलना में यह मामूली लगता है, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा भी तो मास ही है, इसलिए इसे पाना ही काफ़ी है। लेकिन रणवीर ने देखा कि शीला दुखी है।
रणवीर उलझन में शीला को देख रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों है। इसलिए उसने शीला और उस व्यक्ति को अपने कार्यालय में बुलाया। क्या हुआ? तुम दोनों आज इतने दुखी लग रहे हो। क्या तुम अपने वेतन या सुविधाओं से असंतुष्ट हो? अगर तुम असंतुष्ट हो तो कृपया बोलो। नीलिमा और उस व्यक्ति ने असहाय होकर अपना सिर झुका लिया। अब रणवीर और भी हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि वे सचमुच किसी चीज से संतुष्ट नहीं थे? थोड़ी देर बाद नीलिमा खड़ा हुआ और रणवीर से बोला, दरअसल ऐसा नहीं है बॉस। हम हर दिन अपनी बिक्री बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, फिर भी 2000 का आंकड़ा पार नहीं कर पाते। चलो हार मान लेते हैं। इस तरह तुम बहुत सारा पैसा गंवा दोगे और हम नहीं चाहते कि तुम पैसा गंवाओ। वरना बस हमारी तनख्वाह थोड़ी कम कर दो। क्या यही बात है? तुम सच में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। टर्नओवर मायने नहीं रखता। जब तक हम सब खुश हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, भले ही टर्नओवर शून्य ही क्यों ना हो। मुझे इन बातों की परवाह नहीं। शांत रहो, रणवीर ने गंभीरता से कहा। नीलिमा और दूसरी लड़की को ऐसा मीठा लगा मानो उन्होंने शहद खा लिया हो। रणवीर वाकई बहुत अच्छा था। वे चाहे कुछ भी करें, रणवीर उन्हें हमेशा एक बड़े भाई की तरह बर्दाश्त करता था। लेकिन जितना ज्यादा रणवीर ऐसा करता, उतना ही वे रणवीर के लिए और ज्यादा मुनाफा पैदा करना चाहते थे। शीला की आंखें और भी लाल हो गई थीं। वह एक कार मॉडल और अनुवादक हुआ करती थी। काम पर जरा सी भी गलती होने पर उसकी तनख्वाह काट ली जाती थी और कभी कभी तो उसे डांट भी पड़ती थी। रणवीर उन बॉस से बिल्कुल अलग थी और उसे खास तौर पर सौहार्दपूर्ण एहसास देती थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।